ओके, चलो चलो चलो। हाँ, तो ये कहाँ से आ गया, टपक गया। ओके चलो, एक मिनट, क्या कर रही हूँ मैं। हाँ, तो एक बार कल वाला रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो बेटा। आ, ये करवा दिया था ना मैंने ये सब, है ना। ठीक है। यस मैम। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इधर से आ जाते कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, है ना। यहाँ पे आना एक बार। मैंने शुरुआत की थी बच्चों रियल गैस से, है ना। आइडियल वाला खेल अब खत्म हो चुका था हमारा। ध्यान से सुन लो, मैं पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर। हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो हमारे गैस लो से स्टार्ट की थी, जहां हमने गैलूसेक लो, बोल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगैड्रो लो, ये सब डिस्कस किए थे। फिर हमने वो लोज पढ़ने के बाद, उनके ग्राफ पढ़ने के बाद, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया 2023 और 2022। ठीक है। सुपर डुपर जो इंपॉर्टेंट ग्राफ थे उसको करने के बाद हम, हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो था आइडियल गैस इक्वेशन पे, जो कि अपने आप में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट था। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, भर भर के उस पर क्वेश्चन आया। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने थे, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी थी कि किस तरह से देखोगे। उसके बाद मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, पीएम बाई आर टी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हमने किया था डाल्टन स्लो ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें हमने आपको ग्राम स्लो में बहुत दिक्कत हुई थी क्वेश्चन सोल्व करने में, बट आई होप कि अब हो रहे होंगे उसके क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत जो कमी रह जाएगी वो कल तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। जितना चैप्टर मान लो 60% आपने अगर क्लास में कवर कर लिया, तो 40% बचा कुचा हम क्वेश्चन के थ्रू, मतलब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जब मैं करवाऊंगी आप लोगों को, तो वो 40% की कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन से पता चलेगा कि ये कैसे अप्रोच हो, राइट। ओके। तो फिर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ी, जो सारा जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी बच्चों, आइडियल गैस पे थी। वो एप्लीकेबल थी 100% आइडियल गैस पे, राइट। अच्छा, फिर हमने बोला कि काइनेटिक, फिर हम रियल गैस पे आए कि मतलब हमने देखा कोई गैस एज सच कोई आइडियल नहीं होती है ना, कुछ ना कुछ उसमें डेविएशन होता ही है। तो हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो फोल्ड थे, है ना। कौन कौन से थे, पहला तो उसने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जबकि हमने बोला था कि ऐसा तो नहीं है। अगर मान लो रियल गैस वाले गैसेस मॉलिक्यूल्स को रिजिड स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स अगर बड़े बड़े हैं तो उनको अगर पकड़ के साइड में लेके आओगे तो उनका कुछ कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी ने एक एजम्पशन ये की थी भैया कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे, अट्रैक्शन नाम की चीज होगी उनके अंदर, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता था बच्चे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो अगर साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन तो होगी। तो ये दोनों फोल्ड थे रियल गैस में, हमें आके इन दोनों को ठीक करना था, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के नाम से। ठीक है, इनको ठीक करने से पहले पिक्चर में एक हीरो आया, कौन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताता है हमें कि कोई गैस अपने आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट हुई, कितना डेविएट हुई। फिर हमने देखा था कि भैया अगर Z1 होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी गैस आइडियल है, मतलब जितना वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन से, उतना ही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वॉल्यूम आया, वो आइडियल गैस हो जाएगी। बट अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगी, और अगर Z लेस देन 1 होगा तो वो क्या दिखाएगी बच्चों, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, चाहे प्रेशर कम हो चाहे प्रेशर ज्यादा हो। क्लियर है इतना। अगर बाकी केसेस की बात करूं तो लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 होता था, नेगेटिव डेविएशन होता था, मतलब जो हमने सोचा तो था इतना वॉल्यूम आएगा, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इतना आया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट करेंगे। अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, हमने सोचा था इतना वॉल्यूम लेकिन आया इतना, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। क्लियर हो गया ये सब। ओके। और Z क्या था बच्चे आपका, पीवीएम बाय आरटी था। वीएम क्या था, वो मोलर वॉल्यूम था, वो आइडियल वाला वॉल्यूम नहीं था।
ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में इस ग्राफ से हमें ये पता चला जितना ज्यादा आपका z लेस देन 1 होगा, मतलब जितना नेगेटिव होगा मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी गैस इजिली लिक्विफाई हो सकती है, मतलब गैस को लिक्विड में बदलने के लिए मुश्किल कम होगी, इजिली जो है आपकी गैस लिक्विफाई हो सकती है, ये मतलब था। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस मैम। फिर हमने प्लॉट किया था, फिर हमने एक कोई गैस पकड़ ली थी और अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किए थे। तो हमने देखा हायर टेम्परेचर पे जो गैस का बिहेवियर है रियल गैस का, वो आइडियल गैस की तरफ जा रहा है, यानी कि, और मैंने आपको बताया भी था, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपकी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप दुनिया का कोई भी एंट्रेंस देते हो उसमें आफ्टर 12th। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद ये देखो, ये क्या था आप लोगों का, पढ़ना एक बार इसको। हाँ, ये वही है जो मैंने बोला कि हाइड्रोजन हीलियम के लिए ज्यादा होगा, बाकियों के लिए लेस देन 1 होगा। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। यहाँ पे आ जाओ अभी, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन में बच्चे। तो वॉल्यूम करेक्शन में हमने क्या बोला था मैम? आपने जब Z की वैल्यूज लिखवाई थी और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब करने के लिए कहा था, तो वो मतलब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, वो एक बार बता दो। हाँ हाँ बिल्कुल, डरा मत करो मेरे से, मैं बता रही इधर आओ, देखो वो क्वेश्चन था एक तरीके से कंसेप्चुअल। मान लो आपके पास ABCD कोई गैस दी हुई है, राइट, Z की वैल्यू दी हुई है इनके लिए 0.3, 0.4, 1.6, 1.2। अगर मैं आपको बोलूं कि इनको इनके बढ़ते हुए क्रम में लगा दो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा दो, तो कैसे करोगे? जिसका Z सबसे कम होगा उसमें ही अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे बच्चों। तो सबसे कम किस में है? A में, फिर B में, फिर D में, और फिर C। क्लियर है? यस मैम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आई थिंक तुम लोगों को कंफ्यूजन आई होगी, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ बेटा तुम लोगों को। वॉल्यूम करेक्शन का मतलब क्या है? हटा दो क्या इसको, मिटो देती हूँ, नोट्स में तो वैसे लिखा भी हुआ है। देखो जो हम आइडियल इक्वेशन पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे ना, तो जो ये V आइडियल था ये क्या था? ये वाला वॉल्यूम क्या था गैस का? हम बोलते थे कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा खाली डब्बा है, 15 लीटर है इसका वॉल्यूम, तो हम बोलते थे गैस का वॉल्यूम भी कितना होगा? 15 लीटर होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या होगा? जो खाली जगह मिलेगी गैस को, मान लो मैंने यहाँ पे गैस डाल दी, तो ये सारे कंटेनर में फैल जाएगी, हाँ या ना, हर कोने में। यस मैम। क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है, गैस की तो टेंडेंसी होती है फैलने की, फैल जाएगी। तो हम बोलेंगे कि गैस का वॉल्यूम होगा 15 लीटर। ठीक है, अच्छा जी, ओके। लेकिन हम यहाँ पे किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? कंप्रेसिबल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रियल गैस में हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के क्या कर दिया? साइड में रख दिया, है ना। अगर मॉलिक्यूल्स को पकड़ के मैं साइड में रख दूंगी, अब मुझे बताओ कि गैस का मॉलिक्यूल सॉरी गैस का वॉल्यूम कितना होगा? अब गैस को कितनी खाली जगह मिल रही है? ये वाली सारी, हाँ या ना, कंफर्म करो। यस मैम। अगर मान लो जो ये मैंने इकट्ठा ढेर बना दिया मॉलिक्यूल्स का, सपोज इसने 5 लीटर ऑक्यूपाई कर लिया, सपोज, मतलब जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल 5 लीटर है, तो अब कितना बचा? 15 लीटर, ओ सॉरी 10 लीटर, हाँ या ना। यानी कि जो वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो VI हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 लीटर होना चाहिए, वो एक्चुअल में 15 तो नहीं है, कितना है वो? 10 है। कितना है? 10 है। क्लियर है? ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं हम? 10 लीटर है, यानी कि हमारा जो आइडियल वॉल्यूम है स्मॉलर देन द ऑब्जर्व वॉल्यूम, बस खत्म। और ये कितनी आई थी? PI। हमने क्या किया था? एक्चुअल वॉल्यूम कंटेनर में से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल माइनस कर दिया था, जिसको हमने NB लिखा था। N क्यों लिखा? सपोज कर लो कि हम N मोल ऑफ गैस के लिए कर रहे हैं, अगर आप 1 मोल ऑफ गैस के लिए करते तो N की वैल्यू 1 पुट कर देते, इसमें कोई ध्यान रखने वाली ज्यादा बात है नहीं। और ये इतना कर लिया था हमने बच्चों, तो वॉल्यूम में ये करेक्शन हो गई,
है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो हम भैया पहले पढ़ के आए थे, अब तो हम रियल गैस पढ़ रहे हैं, तो हमने करेक्शन कर दी वॉल्यूम की, क्योंकि रियल गैस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल कुछ तो है, कुछ तो है। अगर है तो वॉल्यूम 15 तो नहीं आएगा, मतलब जितना हमने सोचा उतना तो नहीं आएगा, उससे कुछ कम आएगा। आई होप कि वॉल्यूम वाली टर्म क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने बात की थी प्रेशर वाली पे। प्रेशर का अलग से समझाऊं क्या? इधर देखो, यही समझा देते, इधर इसको हटा देते हैं। प्रेशर में हमने क्या किया था बच्चे, ये अपना कंटेनर था, है ना। अब अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस ने क्या बोला था, या मैं बोलूं काइनेटिक थ्योरी ने क्या बोला था कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस मैम। ठीक है, तो मतलब जब मॉलिक्यूल टक्कर खा रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, टक्कर खा रहा है, तो उसको कोई खींचने वाला नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से मान रही हूँ कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 10 एटीएम का, अपनी तरफ से बोलूं, कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन अपनी कोई हो, अब है सिचुएशन कुछ हो, रियल गैस में बोलता है कि भैया अट्रैक्शन तो होगी, तो जब ये मॉलिक्यूल धक्का खाएगा तो इसको पीछे खींचने वाले बंदे भी तो होंगे, है ना। अगर मान लो आप में से कोई, तो आप में से सपोज मान लेते समीक्षा है, वो टॉपर है क्लास की, लेकिन ये बाकी लोग देख के राजी नहीं है कि वो टॉप क्यों कर रही है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे, और वो उनकी, मान लो सपोज खींचने का मतलब उसको भड़काने की कोशिश करेंगे, या कुछ उसको ऐसी वैसी बातें बताएंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो जितने मार्क्स उसके आने चाहिए थे उससे क्या आएंगे, अब कम आएंगे। तो यहाँ पे भी वही है, जितना प्रेशर हम सोच रहे थे आएगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स की वजह से ये गैस का जो ये मॉलिक्यूल है वो अब उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा जितना हम सोच रहे थे। सपोज ये इससे कुछ कम एक्सर्ट करेगा, 8 एटीएम। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज्यादा जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कम एक्सर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यानी कि जो पी आई था, जो हम कितना ऑब्जर्व कर रहे थे 10, अब वो 10 तो नहीं है, 10 तो नहीं है। ये कौन सा प्रेशर है जो हम नाप रहे हैं कि भैया इतना 8 एटीएम वाला है। प्लस इसमें हमने क्या कर दिया, पीसी वाली करेक्शन टर्म ऐड कर दी। समझ गए आप? समझ गए? क्योंकि ये वाला प्रेशर कम है, ये वाला 8 एटीएम आ रहा है। कितनी की गलती है, कितना गलत हुआ है, मतलब जो काइनेटिक थ्योरी थी वो सोच रहा था 10 था, लेकिन हमें 8 मिल रहा है, तो कितने की कमी है, 2 की। उस कमी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्या ये पीआई के बराबर आ जाएगा? यस मैम। सिंपल मैथ्स है। और ये पीसी किसके बराबर था, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर के बराबर था। एन क्या है, एन मोल ऑफ गैस, अगर 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हो तो इस एन को हटा दो। ए क्या था यहाँ पे, वंडरवॉल कांस्टेंट, वी क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, तो ये सारी मैं आपको बता चुकी थी। तो अगर मान लो मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन को लिखूं तो क्या बनेगा, पीआई क्या था, पीआई क्या आया हमारा, करेक्ट प्रेशर क्या आया, जो मतलब हमने प्रेशर में करेक्शन की, P प्लस ए एन स्क्र बाई वी स्क्र, पी आई यही है बच्चों। और आइडियल वॉल्यूम क्या था, V माइनस एन बी, और एन आर टी। यही क्या है, तुम्हारी रियल गैस इक्वेशन है बच्चों। इसको लर्न करना है, हाँ हो भी गई होगी अब तक तो लर्न। इसको या तो बोल दो रियल गैस इक्वेशन, या आप बोल दो वंडरवॉल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन। कनिका आ गई बेटा? चलो यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मैम ये ए और बी क्या बताता है हमें। ए हमें तो पता चल गया मैम, आपने बता दिया कि ये वंडरवॉल कांस्टेंट है। क्या इनका कोई सिग्निफिकेंस भी है क्या? यस है, बहुत तगड़े वाला सिग्निफिकेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ए क्या बताता है, बस ये ध्यान रखना, ए बताता क्या है, ए आपको बताता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब ए टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब इंटरमोलिकुलर, लिख लो, वैसे लिखा भी हुआ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ए ये बताता है हमें, समझ गए?
बी क्या Yes, बताता है yes, हमें? ma'am. सिग्निफिकेंस ऑफ बी क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंस ऑफ बी ये बताता है, टेल्स अबाउट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के साइज के बारे में बताता है, या मास बोल दो। जितना, अगर मान लो बी की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा, इट मींस जो मॉलिक्यूल है उनका साइज क्या है? ये सिग्निफिकेंस है ए और बी का। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, Yes, ma'am. अब मैम इसकी यूनिट कैसे आई, वो हम सीखते हैं कैसे आई। ओके, ये इक्वेशन क्लियर होगी सबको? जल्दी बोलो पहले तो। वंडरवॉल इक्वेशन अपने दिमाग में दोहरा लो, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी आर टी। अगर मैं 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ, अगर आप n के लिए बात कर रहे हो तो भैया n से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि a का स्क्वायर होता है या n का स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, n का स्क्वायर होता है, a का वंडरवॉल कांस्टेंट पे कोई स्क्वायर वेयर कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। अब क्या दिखा रहा है ये देखो, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ए वैल्यूज फॉर अ गिवन गैस, मान लो कोई किसी भी गैस के लिए, हर गैस के लिए ए की वैल्यू अलग अलग होगी। जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी, समझ जाना, उतने ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, और जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, पास पास होंगे मॉलिक्यूल, इजिली लिक्विफाई हो जाएगी गैस। हाँ या ना? Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट ध्यान दो, इधर क्या लिखा हुआ है, ये वाला ध्यान रखना, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए सिर्फ इसको ध्यान रख लो कि मान लो किसी गैस के लिए 2 वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी डिफाइन है, तो ध्यान रखना ए की वैल्यू जो होगी वो बी से हमेशा ज्यादा होगी। अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, द गैस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए कैन बी लिक्विफाइड इजिली, देयरफॉर H2 एंड हीलियम आर नॉट लिक्विफाइड इजिली। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे थर्ड वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करके बता सकता है? मैम, क्योंकि H2 और हीलियम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, सारे यही सोच रहे हो? यस मैम। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए याद करो, मैंने बताया था ना, Z ग्रेटर देन 1 होता है ना, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, तो वो गैसेस इसलिए लिक्विफाई नहीं होंगी। और मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी दिखा दूंगी, ए की वैल्यू हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बहुत कम होती है। चलो, अब हम समझते हैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कि ए और बी की यूनिट कैसे निकालें। ठीक है बच्चों, चलो आओ। यूनिट निकालने के लिए हमें वंडरवॉल इक्वेशन पता होनी चाहिए। वो क्या होती है बच्चों? ये होती है, अगर मैं एन मोल के लिए बात करूं बच्चे, ठीक है, अब तुम मेरे को एक दिमाग, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा यहाँ पे, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पे, थोड़ा बताना। अगर मान लो प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में मैं एटमॉस्फेयर की यूनिट ऐड करूंगी ना, या लीटर की ऐड कर दूंगी? एटमॉस्फेयर, है ना? तो प्रेशर में मैं प्रेशर की यूनिट ऐड करूंगी, वॉल्यूम में मैं वॉल्यूम की यूनिट ऐड करूंगी। यानी कि जो ये AN बाय वी स्क्वायर है, इसकी यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट होगी। हाँ या ना? यानी कि AN स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्रेशर की ही यूनिट होगी, तभी तो प्रेशर में प्रेशर की यूनिट ऐड होगी। इतना क्लियर है क्या ये वाली बात? हालांकि ये छोटी छोटी चीजें होती है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप आगे जाके। यूनिट को निकालने का ना बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, ये तो मैम फर्स्ट चैप्टर में ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, किसमें? उसमें मैम यूनिट डायमेंशन में ही है, ये आता है कि जब सेम सेम होता है तभी ऐड होता है। सच में? मेरे को लगा मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आता है ये। चलो फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो मुझे एफर्ट नहीं मारना पड़ा। ठीक है, तो ए की वैल्यू, ए की यूनिट निकालनी है, तो बच्चे वो क्या होगी? P इंटू वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगी। हाँ या ना? तो प्रेशर किस में है? एटमॉस्फेयर में मान लेते हैं, वॉल्यूम लीटर में है, और एन क्या है? मोल। आगे यूनिट लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। आगे अगर आपको बार में लेनी है तो बार में ले लो, डेसीमीटर क्यूब में लेनी है तो डेसीमीटर क्यूब में ले लो। एंड व्हाट अबाउट इसकी बी की यूनिट? वॉल्यूम में वॉल्यूम की यूनिट ही माइनस होगी, यानी कि एन बी किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के। तो बी किसके बराबर होगा? वी बाय एन, यानी कि लीटर पर। क्लियर है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया चल रहे हो भाई, तुम्हें तो सब समझ में आ रहा है। चलो, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंड बी। मतलब
जो अभी मैंने तुम्हें शायद कल वाली क्लास में बताया था कि लो प्रेशर पे Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब मैं उसको क्या करूंगी, डेरिवेशन करूंगी, उसका प्रूफ करके दिखाऊंगी। हालांकि आपके एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है नीट में, लेकिन आप लोगों को निकालना आना चाहिए। हो सकता है क्योंकि जब आप नीट में अपीयर होते हो ना बच्चे, अभी तो आप 11th में आए हो, जब आप नीट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब आपने पूरा 11वीं 12वीं पढ़ के गए होगे आप, और आपके दिमाग में फिजिक्स भी होगी, आपके दिमाग में बायो भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी, तो इतने ज्यादा चीजें याद नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं आपको डिराइव करना सिखा रही हूँ। अगर अभी मैं डिराइव कराऊंगी तो शायद 3 से 4 मिनट लगाऊंगी, बट जब आप खुद करोगे तो 5 सेकंड में डिराइव कर दोगे। ठीक है बच्चों, और मैं इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद हो जाएगा, फिर वो 5 सेकंड भी आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो प्रेशर में। सबसे पहले हम वही लिखेंगे अपनी रियल गैस इक्वेशन। बच्चों लिखो सारे के सारे 1 मोल के लिए, P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। लिख लिया? यस मैम। अब लो प्रेशर की बात करते हैं। एक बार बताओ, जब प्रेशर कम है तो क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। यस मैम। और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्या मैं इस बी वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, तो जो मैंने उस ढेर को इकट्ठा करके साइड में रखा था वो तो बेचारा नेग्लिजिबल स्मॉल वैसे ही हो जाएगा, मतलब काइनेटिक थ्योरी वाली बात सच हो जाएगी, है ना, यही मतलब है। यस मैम। तो यानी कि बी अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। बोलो हाँ या ना। अब मैं क्या करूं, बस इतना काम था, अब मैं मैथ्स करूंगी, थोड़ा सा मैथ्स होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, PV प्लस A बाय V इज इक्वल टू RT। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। अब मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हम प्रूव ही ये करने वाले हैं कि भैया Z ग्रेटर देन 1 होता है। तो Z को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों साइड RT से डिवाइड कर दूंगी। अब मुझे बताओ ये PV बाय RT क्या बन गया, Z बन गया। यही तो था ना Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और Z क्या आ गया, Z आ गया 1 माइनस A बाय V RT। बताओ, सोच लो, समझ लो और बताओ। यस मैम। बाकी भी सोच लो। A बाय B स्क्वायर होगा ना? नहीं, V क्यों होगा, V क्यों होगा, A बाय V हो गया ना, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इसको, सॉरी क्रॉस कह रही हूँ, मल्टीप्लाई किया ना, A V बाय V स्क्वायर, एक V से V कट नहीं गया बेटा। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। अब यानी कि 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब Z इज लेस देन 1। यही तो पढ़ के आए थे कि लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। प्रूव हो गया आज यहाँ से। चलो चलो, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे हायर प्रेशर पे। फिर से वंडरवॉल इक्वेशन लिखो, P प्लस A बाय V स्क्वायर। अभी तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर रिवाइज नहीं किया ना दिमाग से निकल जाएगा, अरे मैम ने किसको नेग्लेक्ट किया था, अरे मैम ने Z कैसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसलिए कह रही हूँ कल रिवाइज करके आना, क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, बेशक क्वेश्चन मत करके आना, मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो अब करेंगे हम हाई प्रेशर पे। बेटा जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी प्रेशर के कंपैरिजन में, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाँ या ना। यस मैम। क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है बच्चों, प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है अट्रैक्शन जो होगा मॉलिक्यूल में कम होगा। हाँ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स फिर ज्यादा डोमिनेंट कर जाएगी, है ना, क्योंकि एक टाइम तक ही अट्रैक्शन होगी बच्चे, फिर तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट कर जाएंगे। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो भैया हमारा जो A बाय V स्क्वायर वाली टर्म है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं वो बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, एक को हम नेग्लेक्ट कर देंगे।
है ना, मतलब भैया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जैसे ही मैंने इसको नेग्लेक्ट किया बच्चों, क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। जल्दी बोलो। यस मैम। अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब z को इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर दूंगी। तो ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। जल्दी से देखो क्या यही इक्वेशन बनेगी। अब z में कुछ Yes, ma'am. ऐड हो रहा है, मतलब z इज ग्रेटर देन 1, और यही तो सिखाया था कि ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तभी तो a बाई बी स्क्वायर को नेग्लेक्ट मारा मैंने। क्लियर है सभी को, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको आज मैंने प्रूफ कर दिया। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे एंड क्वेश्चन वुड बी कि लो प्रेशर पे बताओ रियल गैस इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी, हाई प्रेशर पे बताओ आपकी रियल गैस कैसे मॉडिफाई होगी, या ये भी पूछ सकते हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा। कर दोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये देखिए बच्चों, इधर आओ इधर आओ। ये देखो, ये कुछ गैसेस हैं, ध्यान से निहारो इनको। आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं रीड करना सिखा रही हूँ कि किस तरह से इन डेटास को रीड करोगे, है ना, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत डेटास बता दिया ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से शुरू होने लगे थे हम लोग। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, ए की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है बच्चों। और मुझे ये बताओ, अगर बी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बड़े बड़े होंगे, बड़े Yes, बड़े ma'am. होंगे, तो उनको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू छोटे मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सोच के बताना मुझे ये वाली बात। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो उनको कंप्रेस करने में मुझे थोड़ा मुश्किल होगा, भाई बड़े बड़े हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो यानी कि बी ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लिख लो कहीं पे, छोटी छोटी बातें हैं, काम आएंगी क्वेश्चन सोल्व करने में। और अगर ए ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विफिकेशन इजिली होगा। ठीक है, चलिए इधर आओ इधर। सबसे ज्यादा वैल्यू आपको अमोनिया की दिख रही होगी, CO2 की दिख रही होगी, क्लोरीन की दिख रही होगी, और वाटर की दिख रही होगी। सबसे ज्यादा दिख रही है सबको। और हाइड्रोजन और हीलियम की देखो सबसे कम दिख रही है, क्योंकि हमें पता है इसके लिए क्या होता है, Z ग्रेटर देन 1 होता है। अभी मैं बता के भी आई थी आप लोगों को। एक बार बताओ, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो पानी की है, क्लोरीन को छोड़ दो एक बार के लिए, वाटर की सबसे ज्यादा है, फिर अमोनिया की, और फिर CO2। कोई इस एक्सप्लेन कर सकता है इसको कि वाई वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगी वाटर में? सोच के बताओ थोड़ा। ए ज्यादा होने का मतलब है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना, मतलब लिक्विफाई इजिली होगी। अब एक बात लिखूंगी मैं, किसके दिमाग में आई थी ये वाली बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना बच्चों, Yes, ma'am. अमोनिया की कंपैरिजन में। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तगड़ी वाली है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो तगड़े वाला है, तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और ध्यान रखना, ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू कम होगी। आई होप कि क्लियर है। पढ़ लो इनको, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। इतनी कम स्ट्रेंथ है ना आज, इतनी कम स्ट्रेंथ है, गुस्सा आ रहा है मेरे को जबरदस्त वाला। सपना, सपना है क्या? सपना नहीं है। हाँ सुहानी, मैम मैक्सिमम डिविएशन किस में होगी? मैक्सिमम डेविएशन किस में होगी? देख लो कि, अरे वो तो आप जेड की वैल्यू से बताओगे ना बच्चे। इससे तो आप ये बता सकते हो कि किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जिसमें, हाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो कि Z, इधर देखो एक बार, Z लेस देन 1 होगा, जितना ज्यादा माइनस में होगा, मतलब जितना 1 से कम वैल्यू होगी उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी गैस, और उसका A का वैल्यू उतनी ज्यादा होगी।
तो यहाँ पे तो मुझे क्लोरीन की, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज यहाँ पे देखूं तो क्लोरीन की मुझे सबसे ज्यादा दिख रही है, तो सबसे ज्यादा इजिली लिक्विफाइबल यही होगी गैस। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ए ज्यादा होगा उतनी जल्दी गैस क्या होगी आपकी, लिक्विफाई होगी। क्लियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे उसी की दिख रही है, क्लोरीन की। ठीक है जी, बट मुझे हल्का फुल्का लग रहा है शायद ये वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ और होनी चाहिए थी, बट ठीक है, अभी के लिए यहाँ जो टेबल लिखी हुई है इसको आप ध्यान रखो, बाकी वो मैं एक बार चेक भी कर लूंगी, क्रॉस चेक की क्या है, क्योंकि याद नहीं है ना वैल्यूज, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। चलिए क्वेश्चन कर ले थोड़े बहुत, फिर हम आगे चलेंगे बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से निहारो और मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा, सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं करना। हाँ मुस्कान, आंसर बताना चाह रही हो? ओके, क्या बात है, शाबाश। बाकी और बच्चे? पीयूष? कोमल आप बताओ। मैम फोर्थ होगा, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। योगेश्वरी? यस मैम। आंसर बताओ। मैम मुझे तो ए ऑप्शन लग रहा था। ओके, मुस्कान? शहजादी? मैम मुझे भी फोर्थ लग रहा है, एट लो कनिका? प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कनिका? मैम फर्स्ट। मैम फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, आयशा? मैम फर्स्ट ऑप्शन। समीक्षा? मैम फोर्थ ऑप्शन। सुहानी? मैम फर्स्ट ऑप्शन। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, इधर देखना क्या पूछा है। When does a gas deviate most from the ideal behavior? ये नहीं पूछा कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, वो पूछ रहे हैं कि वो ये पूछ रही है कि आइडियल बिहेवियर से कितना कम बहुत ज्यादा गैस जो है डेविएट करेगी, किसमें सबसे ज्यादा डेविएशन शो होगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे आपकी जो आइडियल गैस है वो बहुत ज्यादा डेविएट होती है। समझ गए? भूल गए? क्वेश्चन अलग अलग है, आपसे ये नहीं पूछा कि व्हेन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, वो पूछ रहे कि आइडियल रियल की तरह कब बिहेव करेगी, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, कर लोगे। एट वेरी हाई प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताना है, अभी जस्ट डिराइव करवाया आप लोगों को। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, वंडरवॉल इक्वेशन आपको दी हुई है, आपसे पूछा है दिस इक्वेशन रिड्यूस टू द परफेक्ट गैस इक्वेशन कब। आपकी वंडरवॉल इक्वेशन ये वही है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है इसको, नथिंग एल्स। मेरा भी गई, मैं सोच रही हूँ बैच को ही मैं ना खत्म कर दूं, मेरे को गुस्सा आता है कई बार तो जबरदस्त वाला, आप लोगों को ना मैं दूसरे वाले बैच में मर्ज कर दूं। इतना लाइटली ले रहे हो ना पढ़ाई को, मैं क्या बताऊं। ये एसओएससी का पेपर कब है भाई? आई थिंक बच्चे उसी वजह मैम से 22 तारीख को है मेरा तो। 22 को क्या है, मंडे? सैटरडे। अच्छा ओके, सबका ही आई थिंक फिर 22 को। वो क्या मतलब स्कॉलरशिप मिलती है क्या उसमें? तो मैम एडमिशन होता है स्कूल में, एसएससी स्कूल में। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन कनिका बताएगी क्या? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, सारे एकदम चुप हो गए। अरे ये रियल गैस इक्वेशन नहीं है, इसको थोड़ा सा घुमाना, दिशा आंसर बताना। मैम ऑप्शन थर्ड। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही तो होगा। ये रियल गैस ही तो, इसको थोड़ा सा घुमा दो ना, P प्लस एन स्क्र बाय वी स्क्र।
ठीक है, यही तो आएगा, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वही तो है, और ये आइडियल गैस तो है। तो रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? जब टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होगा। ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे कि लो प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन तुम कर दो। अभी करते हैं ये वाला क्वेश्चन, सोच समझ के करना। एट अ गिवन टेम्परेचर कुछ गैसेस दी हुई हैं आपको जो कि डेविएट, और ये देखा गया कि वो डेविएट हो रही हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इक्वेशन ये दे रखी है, P इज इक्वल टू आर टी बाई बी माइनस बी एट टेम्परेचर T। बी यहाँ पे वंडर वॉल कॉन्स्टेंट है। आपसे पूछा है कि विच गैस विल एग्जिबिट स्टीपेस्ट इंक्रीज। स्टीपेस्ट इंक्रीज का मतलब है आपको बताना है कि किस गैस का स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, आपको प्लॉट करना है Z वर्सेस प्रेशर। अब जो इक्वेशन यूज ये आपको दी, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ से पहले तो आप Z वर्सेस प्रेशर का रिलेशन निकाल के आओ। कर रहे हो या मैं करवाऊं? मैम थोड़ा ट्राई कर ले। हाँ हाँ, करो करो करो। टाइम लग रहा है क्या? एक बार करवा दो ये वाला। इधर देखो, क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। इस इक्वेशन को कैसे लेके जाऊं मैं, कैसे अप्रोच करूं? आयशा, यस मैम। नहीं समझ में आ रहा। मैम ये मैम ये वाला इक्वेशन हम v माइनस पी को मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे पी के। ऋषभ फिर बोलो, सही बोल रही हो तुम। v माइनस बी को पी के मल्टीप्लाई में लेके हाँ जाएंगे जैसा अभी आपने पहले बताया था। हाँ, समीक्षा आप क्या कह रही थी बेटा? मैम इसमें हाई पी और मॉडरेट डी होगा ना? देखते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रखी समीक्षा, इधर आओ। पहले हमें ना Z को इंट्रोड्यूस कराना है क्योंकि Z वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ है। ठीक है, पहले हम उसको करते हैं, बाद में क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा, जो मैं हर क्वेश्चन में कर रही हूँ। पीवी माइनस पीपी आरटी। अब Z को इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या करूंगी, आरटी से डिवाइड कर दूंगी दोनों तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, Z 1 प्लस पीबी बाई आरटी। बोलो हाँ या ना। यस आ गया ये? यस मैम। आ गया ये। ठीक है, अगर मान लो इन्होंने बोल रखा होता कि मान लो हाई प्रेशर है तो हम डायरेक्टली ये लगा देते, बट इसने ऐसा कुछ बोल तो नहीं रखा यहाँ पे, है ना। तो हमें इस इक्वेशन से निकाल के आना पड़ेगा Z। अब हम कर लेंगे। अब हम कैसे करेंगे कि वाई एक्सिस पे बच्चों Z है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, क्योंकि उसी के बीच में है ना ग्राफ। तो स्लोप क्या हो जाएगा, P बाई आर टी। बोलो। अब R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम है, तो यानी कि आपका स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा B के। बस आपको ये चेक करना है जिसकी B की वैल्यू ज्यादा होगी उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। और B क्या बताता है हमें, मॉलिक्यूल के Size साइज of- के बारे में, या यू कैन ऑल्सो से मास के बारे में। बस ये चेक कर लो कि इन चारों गैसेस में मास सबसे ज्यादा किसका होगा। तो हमें पता है जीनन का सबसे ज्यादा। हीलियम ये तो उसमें आता है नाइट्रोजन वाली फैमिली में लास्ट में। हीलियम और नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनन। तो जिनन का सबसे ज्यादा मास होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टीपेस्ट इंक्रीज आएगा वो जिनन में आएगा। कैसा क्वेश्चन था, गजब। अच्छा क्वेश्चन था मैम ये वाला। ठीक है, तो अच्छा था, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार रिवाइज करते टाइम। तो मैं चाहती हूँ घुमा फिरा के कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन, हालांकि जेईई मेन 2019 का था,
इतना नीट वाले नहीं देते डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट ऐसा नहीं आता है नीट में, अभी तक नहीं आया है। बट मान लो ऐसा आ भी जाए तो तुम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि जेड कैसे इंट्रोड्यूस करवाओ, कुछ करके तुम्हें जेड निकालना है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। हालांकि ये भी जेई मेंस में आया हुआ था, बट इससे क्या होगा ना, आपके सारे कंसेप्ट और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको 4 गैसेस दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग ए और बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों। आपको ये बताने, ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, बेशक 2 मिनट ले लो, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी आपको ये बताना। इससे पहले कौन सी क्लास थी बेटा तुम लोगों की? बायो की? मैम मैम फिजिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें और बच्चे भी होते होंगे ना तुम्हारे साथ? यस मैम। चलो सोच लो पहले ये क्वेश्चन। पूर्णिमा आई थी, लीव कर गई, पता नहीं क्यों। मैम मैम थर्ड और इसका फोर्थ में फर्स्ट से होगा क्या? ओके, चेक करते हैं। आयशा तुम कुछ बोल रही थी? मैम मैं कह रही थी कि थर्ड और फोर्थ में से ही कोई होगा, वॉल्यूम वाला नहीं समझ आ रहा। अच्छा चलो देख लेते हैं। बाकी कोई और है जिसके दिमाग में घूम रहा है कोई ऑप्शन? मैम फर्स्ट और फोर्थ में से होना चाहिए। गैस सी का मतलब कम होगा ना गैस ए से, बाकी 2 में तो मोर लिखा हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं। और कोई बच्चा? मैम मुझे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में लग रहा है। मैम मुझे भी बी लग रहा है। ओके, जो सेकंड और थर्ड में फंस रहे हो, मतलब वो बहुत सही कर रहे हो, सही जा रहे हो आप लोग। इन्हीं में से एक ऑप्शन है। अब क्या है, चलो समझते हैं। बच्चे मुझे पहले ये बताओ, ए ज्यादा होने का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में प्यार होगा, है ना? यस कम मैम। क्या होगा, क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, यही मतलब हुआ ना? तो यानी कि ए ज्यादा होने का क्या मतलब है? वॉल्यूम कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इजिली लिक्विफाई हो जाएगी, वॉल्यूम कम। तो यानी कि ए और सी की अगर मैं बात करूं तो बी की वैल्यू सेम है इन दोनों के लिए, तो हम ए की वैल्यू से इन दोनों को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ दिशा? तो यहाँ पे देखो बच्चे, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो ए का वॉल्यूम कम होना चाहिए, सी का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, यानी कि सेकंड और थर्ड में से ही कोई ठीक होगा, राइट? एंड व्हाट अबाउट बी? मैंने कहा था अगर बी ज्यादा होगा तो गैस क्या होगी? कम कंप्रेसिबल होगी। तो आप देख लीजिए, इसमें ये बी वाली जो गैस है और डी वाली गैस है, ये देखो बी की, जो बी गैस है उसकी बी की वैल्यू कम है, तो यानी कि वो क्या होगी? ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। तो यानी कि ऑप्शन, यही मतलब था ना। एक बार मैं दोबारा लिखवा देती हूँ अगर भूल रहे हो तो। ए की वैल्यू ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब ये अभी पढ़ लो IMFOA, फिर कहोगे बाद में मैम ये क्या मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इजिली लिक्विफाई होगी। हाँ योगेश्वरी, तुम क्वेश्चन पूछो। मैम वॉल्यूम वाला समझ में नहीं आया कि थर्ड ऑप्शन में वॉल्यूम कैसे सही होगा ये वाला मोर वॉल्यूम कैसे होगा? यस मैम। अभी देखना क्या लिखा हुआ है बेटा, ए की वैल्यू अगर ज्यादा है, ये देखो ना 64232 है, इसमें सिर्फ 431 है, तो यानी कि ए वाली गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा ना, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना बच्चे। वॉल्यूम ज्यादा कर दोगे तो उसमें तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, समझे? यस मैम। तो गैस ए का वॉल्यूम कम होगा एज कंपेयर टू सी, तो यही तो लिखा हुआ है, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। और जिसकी बी की वैल्यू कम होगी मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज्यादा। बस ये पॉइंट लिख लो, स्टार बना के, क्लाउड बना के। आपको ये क्वेश्चन भी अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर? यस यस मैम। मैम।
अब आ जाओ नेक्स्ट, अपना जो टॉपिक था, बस रियल गैस इक्वेशन आप लोगों की खत्म हो चुकी है। ओके, रियल गैस इक्वेशन आप लोगों का खत्म हो चुका है, जिसमें हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा, ए और बी पढ़ा, बस वो इतना ही था। अब हमारे पिक्चर में आ चुका है नया टॉपिक, वो है हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। नाम से ही पता चल रहा है गैसेस क्या हो रही है, लिक्विफाई हो रही है। मतलब आपका वो फिनोमिना जो गैस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है बच्चा पार्टी, लिक्विड। इसी को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन कैसे हो सकती है, आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपकी गैस लिक्विफाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्रेशर को बढ़ाओगे तभी तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ाना प्रेशर की भैया रिपल्सिव फोर्सेस, एक प्रेशर की भी लिमिट होगी। बट अगर कोई आपसे पूछे लिक्विफिकेशन किस पे, कौन से प्रेशर और कौन से टेम्परेचर पे, तो आप बोलोगे कि प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लिक्विफिकेशन फास्ट। आई होप इट्स क्लियर कि फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ gases should have increase in pressure और टेम्परेचर should be decrease। प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो हाँ आप बोल सकते हो कि गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगी। क्या इतना क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? यस मैम। अब हम पढ़ेंगे एंड्रयूज आइसोथर्म। मैम ये क्या बना दिया आपने, डर गए हम तो। डरना नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो बस नोटबुक में मत लिखना मेरे साथ साथ, सॉरी नोटबुक में मत लिखना, सिर्फ मेरे आवाज को सुनना और इस ग्राफ की तरफ आंखें गड़ा के देखना। चलिए, तो बच्चे जो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। हमने कोई कुछ नहीं किया, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। हमें सिर्फ इसको स्टडी करना है कि ये ग्राफ का मतलब क्या है। जो हमारे जो साइंटिस्ट भैया थे, एंड्रयू भैया जो थे, जिन्होंने 1869 में ये किया था, हमें उसके ग्राफ को समझना है कि वो इस ग्राफ के थ्रू क्या बताना चाहता है हमें। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, आपको एक काम करना है। आपको कौन से वाला ग्राफ कंसिडर करना है, सारे नहीं करना, पहले ये वाला ग्राफ कंसिडर करो, ABCF वाला, नीचे वाला कर लिया, ये वाला। Yes, अभी ma'am. सिर्फ ये वाला ग्राफ कंसिडर करना आपको। क्या बोल रहा है ये वाला ग्राफ, ध्यान से देखना बच्चों। ए वाले पॉइंट पे आपका वॉल्यूम इतना था, दिख रहा है, ध्यान से देखना मेरे उसको कर्सर को। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, देख पा रहे हो, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम अब यहाँ पे आ गया है। आपको पता है प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो जैसे ही तुमने प्रेशर बढ़ाया हो गया वॉल्यूम कम, राइट। अब तुमने हल्का सा और प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, एकदम से वॉल्यूम क्या हुआ, रैपिडली डिक्रीज हो गया। पहले यहाँ पे बी था, एकदम से देखो इतना वॉल्यूम कम हो गया। यानी कि ये सी वाले पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बहुत कम हो गया। यानी कि इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आपका गैस किसमें चेंज हो चुका है बच्चा पार्टी, जल्दी बताइए। आपका गैस किसमें चेंज हो चुकी है, लिक्विड में, हाँ या ना? वॉल्यूम कम हो गया ना, कंप्रेस कर दिया उसको प्रेशर बढ़ाने से। अब यहाँ पे आपकी गैस लिक्विड हो चुकी है। अब देखो आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, देखो कितना प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन वॉल्यूम क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा। सी पे भी सेम वॉल्यूम था, एफ पे भी सेम वॉल्यूम है। यानी कि CF वाली जो स्टेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेसिबल। अगर लिक्विड कंप्रेसिबल होता वॉल्यूम फिर घटता बढ़ता, बट लिक्विड कंप्रेसिबल ही नहीं होता, इसलिए बढ़ाते जाओ प्रेशर, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, हाँ या ना? मैम हो गए क्या सारे के सारे? कोई बात मैम नहीं, ये वाला समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला ग्राफ में समझेंगे। और ये वाला ग्राफ बच्चों किस पे प्लॉट किया गया, 13.1 डिग्री सेल्सियस पे प्लॉट किया गया। मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, पहले आपका वॉल्यूम कितना था, ये A पॉइंट दिखा रहा है, उतना वॉल्यूम था। धीरे धीरे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हुआ, और एक प्रेशर ऐसा आया
जिसपे वॉल्यूम एकदम रैपिडली डिक्रीज कर गया, देख पा रहे हो, पहले यहाँ था, यहाँ पहुंच गया। सी वाला वो पॉइंट है जहां पे आपकी गैस अब क्या बन चुकी है आयशा, लिक्विड बन चुकी है। अब तुम कह रहे हो कि मैम मैं और प्रेशर बढ़ा दूं, मैं कहूंगी बढ़ा दो, क्या वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर बढ़ाने से? नहीं हो। क्यों? क्योंकि लिक्विड तो कंप्रेसिबल ही नहीं होते। पानी को कंप्रेस कर सकते हो क्या? बताओ। नो। नहीं कर सकते। इस वजह से ये कैसे आई है स्ट्रेट लाइन, जो सी पे वॉल्यूम था वही तो वी पे भी वॉल्यूम है बच्चा पार्टी। दिख नहीं रहा आपको सबको? यस मैम। अभी क्लियर है? चलिए, उसके बाद है हम आते हैं, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 21.5 डिग्री सेल्सियस पे, अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या? ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से आपने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में भाग रहे हैं, हाँ या ना? Yes. यानी कि अब उनको कंप्रेस करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर पास पास होते तो कंप्रेस करना इजी होता, बट अब वो दूर दूर भाग रहे हैं, मतलब कंप्रेस करना हमारे लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यानी कि अब मुझे प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, हाँ या ना? यस मैम। तो ये देखो ना, ई वाले का देखो ना, इतना प्रेशर दे रहे हो, नीचे वाले में इतना प्रेशर दे रहे थे, तो प्रेशर बढ़ेगा। और वॉल्यूम भी देखो, इसमें पहले यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, अब देखो इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। क्लियर हो गया ये वाली बात? पहले देखो इतना डिक्रीज हो रहा था रैपिडली, अभी इतना हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम इतना डिक्रीज नहीं होगा जो नीचे हुआ था। यानी कि ये डी वाला पॉइंट अब क्या दिखा रहा है, इस वाले पॉइंट पे आके क्या हुआ है बच्चे, आपका जो गैस है वो लिक्विड बन चुका है। अब उसके बाद आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होगा और ज्यादा, क्योंकि लिक्विड कंप्रेसिबल ही नहीं होता है। क्लियर है? अब आपने क्या किया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, 21 से 31 पे आ गए। तो भैया अब तो तगड़ा वाला आपने काम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा दी मॉलिक्यूल्स की। अब और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा आपको गैस को कंप्रेसिबल करने के लिए, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब यानी कि इस वाले पॉइंट पे जो है गैस लिक्विफाई हो चुकी है। तो यानी कि जैसे मैंने देखा 31, 21, 13.1, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए। ये क्या बात है, बच्चे क्यों भाग रहे हैं 11 बच्चे? उसके बाद मैंने किया क्या बच्चों, टेम्परेचर और बढ़ा दिया। क्या होगा इससे? फिर आपने काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी मॉलिक्यूल्स को, बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो एक लिमिट होगी ना, एक लिमिट तक की तो गैस लिक्विफाई होगी, है ना? तो यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, अब गैस लिक्विफाई नहीं होगी, अब गैस लिक्विफाई नहीं होगी। और ये ग्राफ कैसे आ रहे हैं, आइडियल गैस वाले ग्राफ आ रहे हैं, बोल्स लॉ की तरह ग्राफ। क्लियर है? यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही गैस लिक्विफाई होगी, उसके ऊपर टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ऐसे वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच गैस कैन लिक्विफाई, या यू कैन ऑल्सो से द टेम्परेचर अबाउ विच गैस कैन नॉट लिक्विफाई, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सुहानी। मैम लिक्विड कंप्रेसिबल क्यों नहीं होता, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता? स्पेस नहीं होगा। एक बार बताओ, पानी को कंप्रेस करना एक बार कर पाओगे क्या, गैस को जितना कर सकती हो कंप्रेस? मैम ठीक है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड में तो ना के बराबर होती है कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज्यादा, सॉरी सॉलिड में तो होती ही नहीं है, लिक्विड में बहुत कम होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है। गैस को आप कंप्रेसिबल कर सकते, ठीक है, ओके, ठीक है। यानी कि एक टेम्परेचर तक ही क्या होगी, आपकी गैस लिक्विफाई होगी, राइट? चलो ये ग्राफ समझ में आ गया। अब हर गैस के लिए अलग अलग ग्राफ आएंगे, आपके सिलेबस में CO2 के लिए है, बस यही समझना था आपको, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर मेरे बच्चों को समझ में आ गया। एक होता है क्रिटिकल प्रेशर, मतलब मुझे कितना मिनिमम प्रेशर देना पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, वो तुम्हारा क्रिटिकल प्रेशर होता है, ठीक है, ओके।
किसी गैस का वॉल्यूम कितना होगा एट क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे। मान लो आप क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे किसी गैस का वॉल्यूम चेक करना चाहते हो, तो वो क्या होगा, आपका क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। ये सारी डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब जितनी मैंने रामायण सुनाई है तुम लोगों को एंड्रयूज आइसोथर्म पे, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखो नोट्स के फॉर्म में तुम्हें लिखे हुए हैं। एक बार मैं फटाफट से रीड करके आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो बच्चों, लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, एबीसीएफ वाला ग्राफ कंसीडर, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखो एबीसीएफ वाला कर्व क्या दिखा रहा है, इधर देखो बच्चों, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। ये देखो हो गया कम, ए टू बी। पॉइंट बी पे क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, स्पेसिफिक प्रेशर पे लिक्विफिकेशन होगी एंड द वॉल्यूम डिक्रीज, लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगी और एकदम से एक प्रेशर ऐसे आएगा कि वॉल्यूम एकदम घटेगा। यानी कि सी वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है आपको, गैस यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी। ठीक है, ओके, सी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। सी एफ क्या इंडिकेट कर रहा है, लिक्विड कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड। क्लियर है सभी? ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी इसमें आपका गैसियस स्टेट में है आपके मॉलिक्यूल्स। बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ग्राफ, कि लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया बच्चों। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस यही बता रही थी मैं आप लोगों को, जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों, हायर टेम्परेचर पे देखो पहले हॉरिजेंटल लाइन इतनी थी, लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये देखो हॉरिजेंटल पोर्शन रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया, क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो वॉल्यूम उतना कम नहीं होगा जितना इस नीचे वाले में कम हो रखा है। नीचे वाले में इतना हुआ, इसमें इतना हुआ। समझ गए? यस मैम। क्लियर है? ओके, अगर टेम्परेचर आप 48 डिग्री कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कर्व आया है आइडियल गैस की तरह आ रहा है। बोयल्स लॉ याद करो, अपने सारे गैस लॉज आइडियल गैस पे एप्लीकेबल थे। और इसको हम आइसोथर्म क्यों बोल रहे हैं, आइसोथर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। 31.1 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब गैस 31.1 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी गैस का इतना टेम्परेचर है, स्पेशली CO2 की बात कर रही हूँ, तो इस पे वो लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे ही 31.1 से ऊपर गया, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको तीन चीजें बताई है, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसी क्रिटिकल प्रेशर और वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम, आपको इनके ये फॉर्मूले याद रखने हैं। मैम जरूरी है? यस बिल्कुल, बहुत जरूरी है। टीसी क्या होता है, 8A/27 RB, ध्यान रखना। आरबीआई से याद रखो, 8A/27 RB, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर आपके A/B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ सकते हो ना, जितना ज्यादा ए ज्यादा होगा, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा टीसी की वैल्यू उतनी ज्यादा, और टीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा गैस इजली लिक्विफाई होगी। क्योंकि हमें ये तो पता था कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब गैस इजली लिक्विफाई होगी, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि टीसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की, है ना? यस मैम। तो अगर A/B का रेशियो ज्यादा आएगा तो टीसी का भी रेशियो ज्यादा आएगा। व्हाट अबाउट पीसी, पीसी की वैल्यू क्या होती है याद करो, A/27 V²। टीसी की वैल्यू ये होती है, पीसी की वैल्यू ये होती है A/27 V²। वीसी की वैल्यू होती है 3P, याद करो इनको। टीसी की वैल्यू होती है 8A/27 RB और पीसी की वैल्यू होती है A/27 V² एंड वीसी की होती है क्रिटिकल वॉल्यूम 3B। ये सारे क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट है। एक दिमाग लगा के मुझे बात बताना, आपके पास दो गैस है, दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर, एक का है 5 डिग्री सेल्सियस, एक का है 30 डिग्री सेल्सियस। दिमाग लगा के बताओ, जो ये 12 बच्चे बैठे हो, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी? 5 डिग्री सेल्सियस। 30। अगर मान लो ये वाली चीज मैंने नहीं बताई होती तो तुम पता क्या बोलते, 5 डिग्री वाली, क्योंकि टेम्परेचर कम है इसका। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, टीसी क्या होता है, टीसी वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस लिक्विफाई होती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती।
यानी कि जो ए वाली गैस है वो कहेगी भैया मैं 5 डिग्री के ऊपर नहीं होंगी लिक्विफाई, और बी वाली कहेगी भैया मैं 30 डिग्री के ऊपर नहीं होंगी। बेसिकली टीसी क्या है, आपको एक टेम्परेचर की रेंज देता है। अगर मान लो तुम्हें कोई गैस है और तुम्हें वो लिक्विफाई करनी है 26 डिग्री पे, तो ये ए वाली तो मना कर देगी भैया मैं तो नहीं होती, बी वाली कहेगी मैं हो जाऊंगी। तो इसके लिए रेंज जो पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ये 26 पे भी होगी, ये 5 पे भी होगी, 28 पे भी होगी, 29 पे भी होगी, 29.9 पे भी होगी, इवन 30 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो लिक्विफाई होगी। तो हमारे लिए कौन सी बढ़िया वाली गैस है? बी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ स्टार मार्क करके, क्योंकि अभी तो तुम्हें याद है बट कल भूल जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर more easily gas will be liquefied। बस खत्म, याद रहेगा बच्चों? यस मैम। यस। अब ये वो वाली, ये देखो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट एंड क्रिटिकल फिनोमिना, हालांकि ये अपने नोट्स में नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें सारा कुछ समझा दिया है। अब सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया है, बस वो जो मैंने ग्राफ है वो मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, और ये वाला ग्राफ तुम्हें अपनी बुक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी यही बता रहा है कि ये देखो, ये जो ग्राफ ऐसे पहाड़ की तरह जा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो 30.98 है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब गैस जो है यहाँ तक लिक्विफाई हो सकती है इस टेम्परेचर पे, इससे ऊपर जाओगे तो गैस कैन नॉट बी। समझ में आ गया? CO2 के लिए है ये ग्राफ। यस मैम। ठीक है, बस यहाँ पे भी यही बता रहा है, खत्म, सारा वही है, पढ़ सकते हो इसको। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, ये देखो सब कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, ये देखो ये क्रिटिकल प्रेशर होगा। हाँ बोलो। मैम आपने बोला कि लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन हमने तो पहले पढ़ा है कि स्टेट्स इंटरचेंजेबल होती है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाती है। यस मैम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? बहुत ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना है, हमें गैस को इतना ही प्रेशर देना है कि वो सिर्फ लिक्विफाई हो जाए। समझ रहे हो? हमें उसको सॉलिड में नहीं कन्वर्ट करना, हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है बच्चों। तो उसके लिए हमें मिनिमम प्रेशर देना पड़ेगा, कि कौन से मिनिमम प्रेशर पे वो लिक्विफाई हो जाएगा। समझे ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों आप। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। ऐसे तो हाँ बोल सकते हो लिक्विड, आपका पानी है वो लिक्विड है, फ्रिज में रख दोगे तो सॉलिड बन जाएगा वो। टेम्परेचर बहुत कम कर दिया ना आपने उसका, तभी तो ये ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, तभी तो ये टेम्परेचर स्पेसिफाई किए गए हैं। समझ रहे हो? हर स्लाइड में टेम्परेचर स्पेसिफाई किए गए हैं कि भैया ये टेम्परेचर होना चाहिए, है ना? ऐसे कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। समझ गए? जैसे देखो इन्होंने Yes, लिखा हुआ है, इधर देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है TC फॉर CO2 इतना होना चाहिए, मतलब इस टेम्परेचर तक CO2 लिक्विड बन जाएगी। लेकिन इसके ऊपर टेम्परेचर लोगे तो भैया, टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो लिक्विफाई नहीं होगी, लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? चलिए, यस मैम। ऐसी क्रिटिकल वॉल्यूम है, ऐसे ही बच्चों क्रिटिकल प्रेशर है। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो थोड़ा सा, वो क्वेश्चन है करके दिखा दो, बाकी मैं कल करा दूंगी। आपका लेट हुआ है, और हालांकि पहले वाले बैच में मैंने क्या किया था, सारा दोबारा से उनको तो वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन मैंने करवाई दी थी। थोड़ा ज्यादा आपके लेक्चर में टाइम लगे, बट कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए किसने बताया? ये ऑप्शन ए ऑप्शन ए किसने बताया बच्चों? मैम मैंने। सुहानी,
ने बताया क्यों? मुस्कान ने। अच्छा मुस्कान, ओके। देखना बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर ए और बी की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है जितना ज्यादा ए बाय बी का रेशियो होगा उतना ज्यादा टीसी ज्यादा होगा, क्योंकि टीसी क्या है? या सिंपल आप ये भी बोल सकते हो जितना ज्यादा ए की वैल्यू होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, गैस लिक्विफाई करेगी, टीसी भी ज्यादा होगा। तो यस, आपका आंसर ठीक था, क्रिप्टोन इज द आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद मैं कल कराऊंगी, अभी ठीक है, टाइम भी हो गया है और बच्चे तो वैसे ही ना के बराबर हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मेरे को पीयूष बताएगा। पीयूष बच्चे सच बता रही हूँ, अगर यही परफॉर्मेंस रही तो तुम्हारा ग्रुप चेंज हो जाएगा। सबकी बात, वैसे तो तुम्हारा मेरे को परफॉर्मेंस पता है इसलिए कह रही हूँ, क्लास में भी नहीं बोलते हो, तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर तुम ही बताओगे। जिसका स्कोर अच्छा नहीं हुआ हो सकता है कि उसका ग्रुप चेंज हो जाए, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो क्लास में सिर्फ देखने मत आया करो टीचर की शक्ल, या इसकी थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया करो अगर सच में कुछ करना चाहते हो। इसका आंसर मेरे को पीयूष बताएगा। इट इज इजियर टू लिक्विफाई अमोनिया देन ऑक्सीजन बिकॉज पीयूष, आर यू देयर? यस मैम। बताओ इसका आंसर। नहीं, कोई नहीं बताएगा, जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। बारह के 12 बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए था यहाँ पे। कोई फायदा नहीं है मेरा डिटेल में पढ़ाने को, ऊपर ऊपर से बता देती बस। 6 बच्चों का हैंड रेज हो चुका है, शाबाश। और बताओ पीयूष बेटा, बेशक गलत बता दे मेरे को। अमोनिया ऑक्सीजन से ज्यादा लिक्विफाई, सॉरी, अमोनिया ऑक्सीजन से जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, ऐसा क्यों? मैम बी ऑप्शन। बी या डी? बी मैम। ओके, बाकी सब ऑप्शन डी। हम ऑप्शन डी होगा। ओके, पहला देखते हैं। पहला बोल रहा है इट इज इजियर टू कंप्रेस ऑक्सीजन, ये तो काटा लगा दो। अगर कंप्रेस ऑक्सीजन जल्दी हो पाती तो वही पहले लिक्विफाई हो जाती। NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर कम नहीं, हमने बोला जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना जल्दी गैस लिक्विफाई, कटा। O2 हैज हाई वैल्यू ऑफ A, नहीं, गलत। A की वैल्यू तो ज्यादा होने का मतलब क्या है? O2 जल्दी लिक्विफाई होना चाहिए था। तो NH3 का A की वैल्यू ज्यादा होती है, इस वजह से जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। कल हम करेंगे वीरियल इक्वेशन करेंगे और इसको खत्म करके बॉयल्स टेम्परेचर करेंगे, और बस 10 मिनट का टॉपिक रह गया है बच्चों। कल इसको फिनिश करेंगे और अपना PYQs लगाएंगे। तो फाइनली बधाई हो, आप लोगों का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।